नमस्कार बच्चों, गया गाइडेंस प्रोग्राम में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। आज मैं गया गाइडेंस प्रोग्राम के अंतर्गत आपको दिगंत भाग 1 पाठ्य पुस्तक से गालिब लेकर आई हूँ। आज हम सब उसका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हमें जो रूपरेखा है पढ़ने की, उस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले गालिब, इस बिंदु को क्या कहते हैं इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। कवि त्रिलोचन जी गालिब के संबंध में लिखे हैं, इनके जीवनी के बारे में जानेंगे। तीसरा है काव्यात्मक विशेषताएं, इसके बारे में हम जानेंगे। चौथा में है वाचन करते हुए हम भावार्थ करेंगे। फिर इसके बाद प्रगतिवाद आता है, क्या है। इसके बाद प्रश्नोत्तरों की चर्चा करेंगे। गालिब, देखिए गालिब है। गालिब में ये जो बिंदु है इसी को हम नुक्ते बोलते हैं। नुक्ते ये विदेशी शब्द हैं, इसकी पहचान इससे होती है, ये नुक्ते हैं। अब आप जान गए होंगे कि इसको हम नुक्ते कहते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, ये है त्रिलोचन जी। त्रिलोचन जी अपने आप में एक महान कवि हैं, एक प्रगतिवाद काव्य धारा के अपने आप में ही एक प्रतिष्ठित कवि हैं। लेकिन एक दूसरे कवि की चर्चा ये अपने शब्दों में किए हैं। तब इनकी हम जीवनी के बारे में जानेंगे। इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म 20 अगस्त 1917 ईस्वी में हुआ था। जन्म स्थान चिरानी पट्टी, सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश में। मूल नाम इनका वासुदेव सिंह है। शिक्षा इनकी हुई गांव दोस्तपुर और वाराणसी में प्रारंभिक शिक्षा। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग से साहित्य रत्न BHU से MA किए। सम्मान उत्तर प्रदेश हिंदी समिति पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको मिला। कृतियाँ क्या क्या इन्होंने लिखा? काव्य में लिखे धरती, गुलाब और बुलबुल, दिगंत, ताप के ताए हुए दिन, शब्द, उस जनपद का कवि हूँ, अर्धान, तुम्हें सौंपता हूँ, अनकहनी भी कुछ कहनी है, फूल नाम है एक सबका, अपना आकाश, चैती, अमोला, मेरा घर आदि। गद्य रचना में इन्होंने क्या क्या लिखे? देशकाल कहानी संग्रह है, रोज नामचा डायरी है, काव्य और अर्थबोध, आलोचना है, मुक्ति की कविताएं संपादन किया इन्होंने। अब त्रिलोचन जी की काव्यात्मक विशेषता के बारे में हम जानेंगे। त्रिलोचन जी स्वतंत्रता के अंतिम दौर में अपनी कविताएं लिखी, एक धरती नाम से। उसमें इन्होंने नए नए गीत और गज़ल डाले। इसके बाद इनकी कविताएं पहले से कुछ नई थी। उनका पहला कविता संकलन धरती है, 1945 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, जिसमें नए ढंग की कविताएं उन्होंने लिखी। त्रिलोचन के अनेक काव्य शैलियों और रूपों में रचनाएं हैं। गीत, गज़ल, रुबाइयाँ, सॉनेट, छोटी और लंबी कविताएं, काव्य रूपक और गद्य कविताएं आदि उन्होंने लिखा। हिंदी कविता में तो त्रिलोचन सोनेट के पर्याय माने जाते हैं। कहा जाता है त्रिलोचन और सोनेट की काठी एक दूसरे के पर्याय उनको कहा जाता है कि सोनेट कहो या त्रिलोचन कहो, दोनों एक ही हैं। त्रिलोचन ने अपने विषय वस्तु काव्य में उन लोगों को बनाया, ग्रामीण भारतीय ग्रामीण जनता, उनकी संस्कृति, उनकी सभ्यता, श्रमिकों की सभ्यता, उनकी संस्कृति, उनका रहन सहन, उनका विवेक बुद्धि, उन्हीं सबों को लेकर ये अपनी रचना का आधार बनाए उनको। प्रकृति, मानव जीवन, अशिक्षा, अज्ञानता, रूढ़िवादिता जानते थे कि ये सब ग्रामीण जनता में होती हैं, लेकिन जीने की इच्छा, जीने की जिजीविषा उनको होती है।
वो हमेशा चाहते हैं कि कितनों मेरी तंगहाली ज़िंदगी हो, लेकिन जीने की उत्सुकता उन्हें रहती है, और उसी पर इन्होंने अपना काव्य की रचना की है। ऐसा हम प्रेमचंद की कहानियों में देखने को हमें मिलती है। गालिब का पूरा नाम मिर्ज़ा असद उल्लाह खां गालिब है। गलती से लिखा गई है यहाँ पर, खां गालिब है। त्रिलोचन की इस नवीन विद्या का प्रोत्साहन शमशेर सिंह बहादुर, कवि शमशेर बहादुर सिंह ने लिखा है। शक्ति के साधक ओ शक्ति के बाधक, धरती को तुम दोनों हाथों से थामे हुए हो। ऐसा कहने से उनको प्रोत्साहन मिला और काव्य रचने की प्रेरणा मिली। अब बच्चों कुछ कठिन शब्द हैं इसमें, उस पर हम प्रकाश डालेंगे। देखिए गालिब, गालिब आपका शीर्षक भी है। इसका मतलब होता है शक्तिशाली, जबरदस्त, विजेता। गैर पराया जानते हैं, ठिठोली, मजाक दिलगी, अंटी, बटुआ, जेब, अक्षर जिसका क्षरण न हो। आगे इस अक्षर में बहुत बड़ी महिमा छुपी हुई है, हम लोग इस पर प्रकाश डालेंगे। जो नष्ट न हो उसी को हम अक्षर बोलते हैं। अक्षर, बेशक, निसंदेह। अब देखिए बच्चों, अब हम पाठ पढ़ने वाले हैं। पाठ पढ़ने से पहले संदर्भ को जानते हैं। संदर्भ का मतलब कॉन्सेप्ट। तो कॉन्सेप्ट उसका क्या है? कॉन्सेप्ट है यहाँ प्रस्तुत सोनेट कहाँ से लिया गया है? उनके प्रसिद्ध संकलन दिगंत। आप घबराएंगे नहीं, इसलिए कि आपके पाठ्य पुस्तक का नाम भी दिगंत है। नहीं, ये त्रिलोचन जी की रचित रचना है दिगंत, उससे संकलित है ये। उर्दू के महान कवि मिर्ज़ा गालिब को अपनों से अपना कहते हुए हिंदी जनता का जातीय कवि बताए हैं, इसलिए कि वो दूसरे संप्रदाय से थे, मुस्लिम संप्रदाय से थे। इसलिए त्रिलोचन जी ने इनको अपने जातीय कवि बताते हुए इन्हें अपनत्व देने की कोशिश किए हैं। यहाँ गालिब का चित्रण, गालिब कैसा व्यक्तित्व था उनका, इसको ध्यान से समझिएगा, तब आपको इनकी जीवनी को समझने में मदद होगी और इनसे आप सीखिएगा कि हमारे भारत के, हमारे हिंदुस्तान के धरोहर हैं। यहाँ गालिब का चित्रण सरलता, सादगी और ठेठपन से किया गया है। देखिए बच्चों, सरलता, सरलता आप सब समझते हैं, सरल स्वभाव, सादगीपूर्ण जीवन। और ठेठपन, ठेठपन के मतलब कि जब हम अपने घर में एक घरेलू भाषा का इस्तेमाल करते हैं, तो घरेलू भाषा में ठेठपन शब्द जो है एक प्रेम का द्योतक है, उससे हम मेरा प्रेम झलकता है। तो वही प्रेम हमारे त्रिलोचन जी ने इनको दिए, गालिब जी को दिए। उनकी सभी में नैसर्गिक अपनापे के साथ पूरी परंपरा का अक्स झांकता है। कहने का मतलब कि उनके सभी, उनके तस्वीर में, उनके व्यक्तित्व में नैसर्गिक, नैसर्गिक मतलब प्राकृतिक अपनापे, जैसे लगता है कि मेरे ये अपने हैं, ये गैर हैं ही नहीं, ये मेरे अपने हैं। उनकी पूरी परंपरा का जो हमारे संस्कार हैं, लगता है कि पूरा के पूरा त्रिलोचन जी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पूरे परंपरा का लगता है कि इनका अक्स माने उनका आईना झांकता है। ऐसा व्यक्तित्व है हमारे गालिब जी का। तत्वतः वही और एक ही। देखिए ये लाइन छोटा है लेकिन अपने आप में पूरे ब्रह्मांड को समेटे हुए है। तत्वतः वही परमात्मा की ओर इंगित कर रहा है, और एक ही, वही और एक ही। हम सब एक परमात्मा का सत्ता है, संतान है, और सब उसी में जाकर सभी को विलीन होना है। इसलिए यह शब्द यहाँ पर दिया हुआ, तत्वतः वही और एक ही। फिर नीचे देखिए, अक्षर में अक्षर की महिमा जोड़ने वाला जीवन का साधक कवि है हमारा। अक्षर, देखिए इस अक्षर के मतलब होता है, अभी आप पढ़े, जो क्षय न हो। ये अक्षर परमात्मा का द्योतक है, जो सारे अक्षरों
सारे लोग यहीं से आए हैं और इसी अक्षर में मिल जाएंगे। इसीलिए इस अक्षर और इस अक्षर, ये अक्षर हिंदू, उर्दू, हिंदी, संस्कृत, बाकी शब्दों का मिलन इसमें हो सकता है और हमारी इससे मजबूती बढ़ेगी, हमारी हिंदुस्तान की मजबूती बढ़ेगी। सब अक्षर, सब जाति, सब संप्रदाय, सब भाषा मिलकर हम मजबूत होंगे, हम एक होंगे, यही यहाँ जताने की कोशिश कर रहे हैं। अक्षर में अक्षर की महिमा जोड़ने वाला जीवन का साधक कवि है हमारा। जो साधक साधना किया वो जीवन भर की दो संस्कृतियों को मिलाएं, एक करें। हमारा क्या हिंदू और क्या उर्दू, न वो हिंदू का भान रखे कभी, न उर्दू का भान रखे कभी। तो बच्चों, हम सब जानते हैं कि जो मनुष्य महान हो जाते हैं, जिनमें महानता आ जाती है, वो कभी उछापन पर ध्यान नहीं देते। वो सारे सृष्टि को, सारे लोगों को एक समझते हैं। उनके समझ से सारे हम सब मनुष्य एक हो जाते हैं। वहाँ भेदभाव सब खत्म हो जाता है, जाति धर्म वर्ण खत्म हो जाता है, हिंदू मुस्लिम संप्रदाय सब खत्म हो जाता है, हम सब एक हो जाते हैं। ये रहा मेरा संदर्भ। अब हम कविता जो सानेट है इसके ऊपर चलते हैं, इसको पहले पढ़ते हैं। गालिब गालिब गैर नहीं है, अपनों से अपने हैं। कह रहे हैं कि गालिब जो है वो पराया नहीं है, ये हमारे जातीय कवि हैं, ये अपना है। अभी हम लोग संदर्भ में पढ़ा, गालिब गैर नहीं है, अपनों से अपने हैं। ये अपने हैं, अपनों से अपने। देखिए, एक अपना होता है, फिर हम कहते नहीं मेरा अपना है। अपना कौन होगा? पुत्र मेरा अपना हो सकता है, हमारे भाई अपने हो सकते हैं। उसी तरह ये भी कहते हैं कि मुझे आप लोग पराया मत समझिए, मैं आपके अपने हूँ, अपने जैसा ही आप मुझ पर भरोसा कीजिए, मैं आपका एकदम अपना हूँ, मेरा रक्त संबंध है आपसे। गालिब की बोली ही आज हमारी बोली। गालिब सच बोलते थे, हमारे देश के हित में बातें करते थे, हिंदुस्तान के हित में बातें करते थे। वही कह रहे हैं कि गालिब की बोली ही आज हमारा जो बोली चाहिए, जैसी आवाज़ चाहिए, वो आवाज़ हमारे गालिब की थी। विकास की आवाज़, प्रगति की आवाज़। नवीन आँखों में जो नवीन सपने हैं वो एक गालिब के सपने हैं। उनकी आँखों ने नवीन सपना देखा, रोज़ नए नित्य नए सपने। वो सपने हमारे विकास के थे, प्रगति के थे। और कहने का मतलब जो हमारी नई पीढ़ी है, जो सपने देखेंगे आने वाली पीढ़ी, वो सपना हमारे गालिब ने पहले ही देख चुके थे और देखते रहते थे। आज हम गालिब को जानते हैं, आज गालिब तो नहीं है, लेकिन आज हमारे सामने वो विद्यमान है, अपने सपनों की वजह से, अपनी शख्सियत की वजह से। गांठ जटिल जीवन की, बात और वह बोली नपी तुली थी। गांठ जटिल जीवन की, इसको कहने का मतलब ये जटिलता जो जीवन का है, उसको गांठ को उन्होंने खोला, बताया कि जीवन को कैसे जीना चाहिए। हमें गांठ नहीं रखना चाहिए। वो प्रेम, जो प्रेम भरा, हम उनके बारे में जो जान रहे हैं कि हम आपके अपना है, अपना बन के रहिए, देश को अपना समझ के चलिए, मजहब को अपना समझ के चलिए। ये हम गांठ बांध लेते हैं कि नहीं, मेरा मजहब अलग है, आपका मजहब अलग है, ये नहीं होना चाहिए। ये उन्होंने मुझे सिखाया, हमें सिखाया। बात और वह बोली, बात और अपनी बोली से हमें समझाने की कोशिश की। नपी तुली थी, हल्केपन का नाम नहीं था। वो जो भी बोलते थे एक नपे तुले शब्दों में बोलते थे, अधिक नहीं बोलते थे, उतना बोलते थे कि सामने वाला समझ जाए, हमारे देश की हित में हो। सुख की आँखों ने दुख देखा और ठिठोली। इनकी आँख, सुख देखने वाला आँख भी कभी दुख देखा। इनके जीवन में सुनने में आता है कि इनके जीवन में कभी दुख आई तो वो दुख से विचलित नहीं हुए। उस दुखों का सामना इन्होंने डटकर किया, कभी दुख को अपने हृदय पर लिया ही नहीं, उसको ठिठोली समझकर अपने जीवन से हटा दिए कि ये ठिठोली है। और अपने
जीवन को जिया, यो जी बहलाया, उससे इन्होंने जी बहलाया, ठिठोली कर कर अपने दुखों से जी बहलाया, उसको कभी जीवन पर आने नहीं दिया। बेशक दाम नहीं था, इनके पास आर्थिक तंगी थी, पैसा नहीं था, रुपया नहीं था, लेकिन इन्होंने उस कमी को कभी अनुभव नहीं हुआ, न किसी को होने दिया। उनकी आंटी में, आंटी यानी कि बटुआ, उनके पास कोई बैंक बैलेंस नहीं था, दुनिया से काम नहीं था, और दुनिया को भी नहीं जताना चाहते थे कि दुनिया मुझे जाने और मेरी मदद करे। वो अपने आप से ही खुश थे कि चलो ठिठोली कर कर, मजाक कर कर अपने तंगहाली जिंदगी को अलग कर देते थे। लेकिन उसको सांस सांस पर तोल रहे थे। वो दुनिया को सांस सांस पर, दुनियादारी, दुनिया वाले लोगों को देखते थे कि मेरे प्रति इनका क्या भाव आ रहा है। वो भाव इनके मन में अनुभव करते थे कि सामने वाला जो समाज के लोग हैं, दुनिया के लोग हैं, मेरे बारे में क्या अनुभव करते हैं, उसको ये तोल रहे थे। अपना कहने को क्या था, धन धान नहीं था। ये कह रहे हैं कि मैं अपने लिए कभी नहीं जिया, ये देश के लिए ही जिया, हिंदुस्तान के लिए ही मैं जिया, वही मेरा सब कुछ था, वही मेरा धन दौलत था, अपना धन दौलत मेरा कुछ नहीं था। सुनने में आता है कि ये पारिवारिक जिंदगी भी, परिवार के लोग भी इनका नहीं थे, इनकी पत्नी का निधन पहले ही हो चुका था। सत्य बोलता था जब जब मुंह खोल रहे थे, ये सत्य के अलावे कुछ नहीं बोलते थे। इतने बड़े महान शख्सियत हैं तो इनकी आवाज़ जरूर सत्य ही निकलेगी। गालिब होकर रहे, जीत कर दुनिया छोड़ी। गालिब के मतलब होता है विजेता। ये अपने आदर्शों पर जीते रहे, गालिब होकर रहे, जीत कर दुनिया छोड़ी। ये अपने आदर्शों पर ही रहे, आदर्श के लिए जिए मरे और विजेता होकर इस दुनिया से विदा हो। कवि थे, अक्षर में अक्षर की महिमा जोड़ी। करे कवि थे, कविता रचते थे, शायर लिखते थे, अक्षर में अक्षर की महिमा जोड़ी। अक्षर जो क्षय न हो, उसमें अक्षरों की महानता को बताया कि अक्षर से हम मजबूत बने, अपने हिंदुस्तान की मजबूती लाएं। वो अक्षर हमें मजबूत बनाता है। अगर हम विजेता होना चाहते हैं तो उससे अलग होकर नहीं, अपने अक्षरों की मजबूती से हम मजबूत बनेंगे, अपने संप्रदायों की मजबूती से हम मजबूत बनेंगे। हम उससे अलग हमें नहीं होना चाहिए। सप्रसंग व्याख्या की लाइन बच्चों आपको इसी से आ सकते हैं। बाद में मैं इसकी चर्चा करूंगी। प्रगतिवाद किसे कहते हैं? देखिए, प्रगतिवाद इसलिए यह प्रश्न आया कि लिखने वाले त्रिलोचन जी हिंदी साहित्य के आधुनिक काव्य धारा के प्रगतिवाद के कवि हैं। प्रगतिवाद पर इन्होंने रचना की है, इसलिए आपको प्रगतिवाद के बारे में बताना आवश्यक था। प्रगतिवाद है क्या? प्रगतिवाद, साम्यवाद को प्रगतिवाद कहते हैं। राजनीति में इसे साम्यवाद बोलते हैं और साहित्य में इसे प्रगतिवाद कहते हैं। प्रगतिवाद में निजी सुख दुख से हटकर जन जीवन के दुख की, निजी सुख दुख वेदना निराशा से निकलकर जन जीवन को जोड़ती है। प्रगतिवाद क्या है? प्रगतिवाद जो है अपना सुख दुख, एक कुछ कविता का विकास यात्रा है। ये कविता की क्या है? विकास यात्रा है। पहले लोग अपने बारे में चर्चा करते थे, कविता लिखते थे, लेकिन बदलते दौर में वो जन जीवन, मेरा समाज में, मेरे साहित्य में, साहित्य समाज का दर्पण होता है। हमारे समाज में क्या हो रहा है उस गतिविधि पर ध्यान दिया जाता है। यह प्रगतिवाद का पहचान है, प्रगतिवाद की पहचान है। तो निजी सुख दुख वेदना निराशा से निकलकर जन जीवन को जोड़ती है, यह है प्रगतिवाद। न इसमें कल्पना की,
रंगीनी है, रंगीली है और न जीवन की पलायन की प्रवृत्ति। इसमें कल्पना नहीं है। पहले की कविता में लोग कल्पना कर 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 कविता लिख लेते थे, लेकिन अब नहीं, हूबहू जैसा है वैसा ही कविता लिख डालते हैं। अभी आपने गालिब की कविता को देखा। और न पलायन की प्रवृत्ति, और लोग भागते भी नहीं हैं, अपनी जिंदगी के कष्टों से लोग भागते नहीं हैं। जमीनी यथार्थ से जुड़ी मनुष्य के संघर्ष और संकल्पों की कविता है। जमीनी यथार्थ, जो हमारे सामने जो समस्या आती है उससे हम घबराते नहीं हैं, उसका सामना करते हैं। यह है प्रगतिवाद की पहचान। प्रगतिवादी हिंदी कविता में सामाजिक जीवन के यथार्थ की अभिव्यक्ति प्रमुख है। यह कविता में हम सामाजिक जिंदगी को जानते हैं कि हमारी सामाजिक जिंदगी की यथार्थ यानी कि सच्चाई क्या है, उस पर अमल करते हुए अपनी ज़िंदगी को जीते हैं। यह है प्रगतिवाद। प्रगतिवाद में और क्या है? दलित, शोषित, पीड़ित वर्ग के अभाव और संघर्षों को स्वर मिला। प्रगतिवाद की और पहचान क्या है? इसमें दलित, शोषित, पीड़ित वर्ग के अभाव और संघर्ष को स्वर मिला। उन पर कहानी उनकी समस्या को देखी गई, समझी गई, उसे दूर करने की कोशिश की गई। इसमें पूंजीवाद का विरोध है। पूंजीवाद का विरोध करते हुए हर प्रकार का शोषण का भी विरोध है। पहले लोग शोषण करते थे, लेकिन समय बदल रहा है, अब पूंजीवाद का विरोध होता है, शोषण का विरोध होता है, प्राचीन परंपराओं और रूढ़ियों का भी विरोध है। यहाँ पहले लोग प्राचीन परंपरा और रूढ़ियों को लेकर ही चलते थे, लेकिन अब उस पर प्रगतिवाद जो है हमें उससे अलग करता है। मानवतावादी दृष्टिकोण होना चाहिए, हम सबके लिए जिएं, सबके दुख सुख में शरीक हों, यह है मानवतावादी दृष्टिकोण, यह प्रगतिवाद की पहचान है। प्रगति काव्य भाषा ये जन भाषा की काव्य है। साहित्य की भाषा से प्रगति काव्य भाषा जन भाषा का ही सशक्त रूप है। ये कैसे सशक्त होगा? हमारी जनता जनार्दन जब सशक्त होगी, उसकी समस्याओं की देखी जाएगी, सुनी जाएगी, तब वो सशक्त होगी। इनमें न अलंकार की चिंता है और न नवीन विधान की। इसमें न कोई अलंकार और विधान छंद की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे हम चाहें, अगर हमें कविता रचते रचते अलंकार आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं। ये है प्रगतिवाद की पहचान। अब इस प्रगतिवाद को हम थोड़े शब्दों में कैसे जानेंगे? थोड़े शब्दों में है कि प्रगतिवाद काव्य द्वारा हिंदी कविता पहली बार समाज के सुख दुख से जुड़ी। हिंदी कविता जो है, प्रगतिवाद विचार रखने वाले कहे कि पहली बार जो है हिंदी कविता सुख दुख, समाज के सुख दुख से जुड़ा। खोखले आदर्शवाद और नैतिकता के खोल से निकलकर, खोखले आदर्शवाद और नैतिकता के आदर्श से निकलकर, नैतिकता के खोल से निकलकर यथार्थवादी दृष्टिकोण विकसित किया गया। आदर्शवादी खोखलेपन नहीं है, यहाँ सच्चाई है। पर्दा नहीं डाला गया, किसी चीज़ को ढका नहीं गया, हूबहू उसको सामने रखा गया। यह है हमारा प्रगतिवादी दृष्टिकोण। शोषण अन्याय के प्रति विद्रोह करने की शक्ति प्रदान की। प्रगतिवाद हमें शोषण अन्याय के विरुद्ध लड़ने की ताकत देती है, विरोध करने की आवाज़ देती है। इसमें पहले स्त्री को लोग घर तक ही समझता था, लेकिन प्रगतिवाद ही है जो स्त्री को स्वतंत्र अधिकार दिया है, जो आगे बढ़ रही है, आगे आ रही है। नुक्ते क्या हैं? सोनेट क्या हैं? बच्चे नुक्ते तो बता दिए कि ये नुक्ते जो हैं एक विदेशी शब्द है, जो बिंदु का इस्तेमाल होता है वो विदेशी भाषा की, मतलब विदेशी भाषा की ये जानकारी देती है कि विदेशी शब्द हैं। बच्चे बताए थे पहले आपको। सोनेट, सोनेट ये गलती हो गई है बच्चों, सोनेट होगा। सोनेट क्या है? सोनेट 14 पंक्तियों की कविता होती है। उसमें 14 लाइन होते हैं, लेकिन एक एक लाइन गागर की सागर की तरह होता है, भाव भरा हुआ। उसमें बहुत चाहे तो एक एक पुस्तक लिखी जा सकती है। यह हुआ सोनेट। अब देखिए, इसमें बहुत सारे प्रश्न आपके कविता के आधार पर है।
गालिब गैर नहीं हैं अपनों से अपने हैं के द्वारा कवि ने क्या कहना चाहा है। अभी आप कविता में इसका भावार्थ सुने, फिर भी मैं आपको बता दे रही हूँ। गालिब अपना है, वो पराया नहीं है, हमारे जातीय कवि हैं, हमारे अपने हैं ये, इसलिए कि दूसरे संप्रदाय से जुड़े हुए हैं, इसलिए त्रिलोचन जी इन्हें जातीय कवि कहकर संबोधन किया है। तो कहते हैं कि देखो हम आपके ही हैं, मुझे अलग मत समझो। नवीन आँखों में जो नवीन सपने हैं से कवि का क्या आशय है। नवीन आँखों में जो नित्य नई जो हम सपने मेरे होते हैं, वो सपने क्या हैं? देश की प्रगति के सपने, नए पीढ़ी के सपने, नया आविष्कार का सपना, भारत को नई ओर ले जाने का सपना। वही मैंने भी देखा था, गालिब ने भी वही सपना देखा और मैं भी वही सपना आप लोग भी आप देख रहे हैं। यही कवि का आशय है। सुख की आँखों ने दुख देखा और ठिठोली। कहा ये सुख देखने वाला आँख जो मैंने कल्पना की थी हमेशा सुख देखने की। देखिए बच्चों, ये सप्रश्न व्याख्या है। अपना कहने को क्या था, धन धान नहीं था, सत्य बोलता था जब जब मुंह खोल रहे थे। तो आप लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश। अब हमारी पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग से लिया गया है। इसके यह शीर्षक दिगंत से संकलित है। इसमें कवि यह कहने की कोशिश किए हैं, अपना कहने को क्या था। कवि के पास अपना कुछ नहीं था, वो हिंदुस्तान को ही, ये देश को ही अपना समझते थे, उसी को धन धान समझते थे। सत्य बोलता था जब जब मुंह खोल रहे थे। वो जब बोलने की कोशिश करते थे तो वो सत्य ही बोलते थे, सत्य के अलावे कुछ नहीं। इसलिए कि उतने बड़े शख्सियत थे तो सत्य के अलावे कुछ बोल ही नहीं सकते थे। तो बच्चे इसमें कहीं कहीं आपको अक्षर और अक्षर में, जैसे ये अक्षर और अक्षर है, यहाँ पर यमक अलंकार है, यमक अलंकार है। इसमें आपको मुहावरा और कुछ कुछ अलंकारों के भी है इसमें चर्चा। तो बच्चे आप इसको अभ्यास कीजिएगा और जो भी परेशानी होगी अपने टीका टिप्पणी कीजिएगा। अब अगले कक्षा में हम आपसे मिलेंगे। धन्यवाद।